हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में दोस्तों जो ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे आप कहते हैं या एमसीक्यू टाइप कहते हैं या हिंदी में बहुविकल्पीय टाइप कहते हैं, तो इस तरह के पेपर जिन स्टूडेंट्स का होने वाला है या जिन स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी में या जिस किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह का पेपर हुआ है, तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में, जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जिनमें दोस्तों आपके जिन स्टूडेंट्स का पेपर लिखित होना है यानी एमसीक्यू टाइप का नहीं होना है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो से आप इन क्वेश्चनों से अब जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनसे आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। और इनको लिखने का तरीका आप जानते हैं, आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। और इसमें भी बता दिया जाएगा कि कैसे आप जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं उनसे आप कैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और दोस्तों, जो भी हमारे फ्रेंड या जो भी स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो सीधे आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है दोस्तों, पोप इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ। अब यहाँ पर आपको भरना आगे डॉट डॉट किया गया है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं दोस्तों, और इन चारों ऑप्शन में से आपकी परीक्षा में इसी तरह का ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में से एक सही है, एक आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। अपनी OMR सीट जो आपकी रहेगी आंसर सीट, उसमें भर देना होगा। पहला आपका दिया गया है जैकोबियन एज, दूसरा आपका है रिस्टोरेशन एज, तीसरा है न्यू क्लासिकल एज और चौथा है विक्टोरियन एज। अब आपको समझना है दोस्तों, ये पोप का मतलब अलेक्जेंडर पोप के बारे में बात हो रही है जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं और जिनकी जो पोएम है वो आपके इसमें इंक्लूड की गई है। तो उसको आपको बताना है कि ये जो 4 एज है, 4 एज का नाम जो दिया गया है, इन चारों एज में से अलेक्जेंडर पोप साहब किस एज से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर नंबर सी आपका सही होगा, न्यू क्लासिकल एज। जी हाँ, पोप साहब किस एज से संबंधित है? न्यू क्लासिकल एज से रिप्रेजेंटेटिव थे उसके, यानी उसके एक आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करता थे, प्रतिनिधि उसके थे इस एज के। तो किसके? न्यू क्लासिकल एज के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि पोप इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट, यानी पोप साहब को एक महान किस रूप में जाना जाता है, उनको सबसे ज़्यादा महानता किस रूप में जानी जाती है, उनकी महानता किस रूप में बताई जाती है। 4 ऑप्शन है, ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार, या सैटारिस्ट, या सॉन्टियर, या एपिक पोएट के रूप में, यानी किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर सही होगा, यानी सटायर राइटर या सटायर कंपोजर वो थे, यानी सटायरिस्ट के रूप में पोप साहब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज पोप्स मास्टरपीस। जी हाँ, पोप साहब की मास्टरपीस यानी सबसे उत्कृष्ट कृत कौन सी पोएम है? 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है, द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड, एस्से ऑफ क्रिटिसिज्म, या एस्से ऑन मैन, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म या एस्से ऑन मैन। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों? तो बहुत ज़्यादा फेमस पोएम दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए में, यानी रेप ऑफ द लॉक। ये पोएम दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है और ये पोप साहब की पोएम है। तो उनकी मास्टरपीस यानी सबसे उत्कृष्ट कृति जो है इन चारों में से वो कौन सी है? द रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द पोएम एस्से ऑन मैन डिवाइडेड। जी हाँ, एस्से ऑन मैन
अलेक्जेंडर पोप की यही पोएम जो है वो बीए सेकंड ईयर, जो बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं यानी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के, उनको यही आपके कोर्स में यही पोएम इंक्लूड है, यही पोएम आपको पढ़ना है। तो ये पोएम पूछ रहा है कि कितने पार्ट में डिवाइड है। तो 2 पार्ट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 3 पार्ट, 5 पार्ट, 4 पार्ट। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आंसर में जान लीजिए कि ये पोएम क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एस्सियान मैन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, एस्सियान मैन जो ये आपकी कविता है ये किस फॉर्म में लिखी गई है, डायलॉग के रूप में, शार्ट लिरिक्स के रूप में, या एपिस्टल के रूप में, या सरमन्स के रूप में। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है, फटाफट जो जानते हैं वो आंसर बता सकते हैं, और जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि इसमें सी वाला यानी एपिस्टल्स के रूप में ये पोएम जो है वो लिखी गई है, द एस्सियान मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एस्सियान मैन इज एड्रेस्ड टू, एस्सियान मैन में किसको एड्रेस किया गया है, किसको संबोधित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, क्वीन एन, या लॉर्ड बोलिंग, ये 1 मिनट आगे देखते हैं, क्वीन एन, लॉर्ड बोलिंगब्रोक, या जॉन गे, या जोसेफ एडिसन। तो चारों में से कौन सा सही है दोस्तों। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, लॉर्ड बोलिंगब्रोक को इसमें एड्रेस किया गया है। जी हाँ, एस्सियान मैन में इस पोएम में किसको एड्रेस किया गया है, तो लॉर्ड बोलिंगब्रोक को एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम इज टेकन फ्रॉम, जो ये आपकी कविता दी गई है यानी जो पोएम मतलब जितनी लाइंस की पोएम आपके कोर्स में इंक्लूड है उसकी बात कर रहा है कि जो प्रेजेंट आपका पद्यांश है इस कविता का यानी एस्सियान मैन का, वो किस एपिस्टल से लिया गया है। तो एपिस्टल सेकंड, फर्स्ट, थर्ड अथवा फोर्थ। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें एपिस्टल सेकंड यानी एस्सियान मैन जो ये उनकी रचना है उसकी जो कविता आपके कोर्स में इंक्लूड है वो पोएम जो है, वो लाइनें जो है वो कहाँ से, किसमें, एपिस्टल सेकंड से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोएम एस्सियान मैन डील्स विथ, एस्सियान मैन जो पोएम है वो किसके साथ डील्स करती है। तो किंग्स रिलेशन टू हिज सब्जेक्ट, मैंस रिलेशन टू गॉड, या तो पोएट्स रिलेशन टू हिज रीडर, या मैंस रिलेशन टू हिमसेल्फ। तो चारों में से दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मैंस रिलेशन टू हिमसेल्फ यानी मनुष्य का अपने आप से संबंध, इसी चीज़ को इसमें दर्शाया गया है इस कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि अकॉर्डिंग टू पोप द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज, यानी मानवता का जो प्रॉपर अध्ययन है वो क्या है पोप के अनुसार। तो यूनिवर्स है, गॉड है, मैन है अथवा नेचर है। तो इसमें आंसर नंबर सी सही है दोस्तों। जी हाँ, एस्सियान मैन जैसा कि पोएम से पता चलता है तो इसमें मैन, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मैन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोप्स पोएट्री इज़ द पोएट्री ऑफ, यानी पोप की कविता जो है वो किस तरह की, किसकी कविता है। तो टाउन लाइफ की कविता है, या पीजेंट लाइफ यानी किसानों के जीवन की कविता है, या प्रकृति की, या स्पिरिचुअल लाइफ या आध्यात्मिक कविता है। तो आध्यात्मिक जीवन की। तो इसमें से दोस्तों आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में इनकी कविता जो है वो लिखी गई है पोप साहब की। जी हाँ, अलेक्जेंडर पोप की बात हो रही है, नाम पूरा जाने रही है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ एन एल्गी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। जी हाँ, बहुत ही फेमस पोएम है एन एल्गी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। इस पोएम का कंपोजर कौन है, पोएट कौन है, इसका कवि कौन है, यानी इसको किसने रचा है। तो कॉलिंस, कॉपर, थॉमसन अथवा थॉमस ग्रे। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा सही है आपका, फटाफट बताइए। इसमें चारों ऑप्शन में से आपका कौन सही है, चारों ऑप्शन में डी वाला सही है आपका दोस्तों। जी हाँ, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, यानी थॉमस ग्रे के द्वारा ये पोएम जो है वो लिखी गई है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस ग्रे बिलोंग टू। जी हाँ, थॉमस ग्रे साहब जो हैं वो किस एज के बारे में नीचे दिया गया है, किस एज से बिलोंग करते हैं। तो न्यू क्लासिकल एज,
या ट्रांजिशनल एज या रोमांटिक एज या विक्टोरियन एज। तो दोस्तों ये बिलोंग करते थे किससे? ट्रांजिशनल एज से। जी हाँ, थॉमस ग्रे किस एज के हैं? ये ट्रांजिशनल एज से बिलोंग करते हैं, ट्रांजिशनल एज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन एलजी इज़ अ पोयम रिटन टू, यानी ये एलगी जो है ये पोयम है, वो किसके लिए लिखी जाती है? तो आंसर में देख लीजिए। वैसे पोयम का फार्म है एलगी, आप जानते हैं कि पोयम के बहुत सारे फार्म होते हैं, सटायर होता है, लिरिक्स होता है, सोनेट होता है, ओड होता है, इसी तरह एलगी भी होता है। तो एलगी एलगी किस टाइप की कविता होती है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो टू प्रेज द पुअर, यानी गरीबों की प्रशंसा में, या मॉर्न द डेथ ऑफ समवन, या किसी की मृत्यु पर जो विलाप किया जाता है इसमें लिखी जाती है, या ग्लोरीफाई द किंग, यानी राजा की प्रशंसा में, उसको उसकी भव्यता महानता बताने में, या नन ऑफ दीज। तो आंसर नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही होगा? आंसर नंबर बी आपका सही होगा, मॉर्न द डेथ ऑफ समवन, यानी किसी की मृत्यु पर विलाप करना। इस कविता का जो मेन थीम, मेन विषय होता है इस तरह की कविता का, यानी एलगी का मेन थीम जो है वो यही होता है, मॉर्न द डेथ ऑफ समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द प्रेजेंट एलगी पब्लिश्ड। जी हाँ, प्रेजेंट एलगी की बात, यानी वही एलगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसी एलगी की बात हो रही है। तो इसको कब पब्लिश किया गया था? 1751 यानी 1751 में, अथवा 1731 यानी 1731, या 1741 यानी 1741, या 1711 यानी 1711 में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी 1751 में इसको पब्लिश किया गया था। यानी जो आपकी कविता है एलगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो इस कविता को कब पब्लिश किया गया था? तो इस कविता को पब्लिश किया गया था 1751 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है वेयर इज द पोएट सिटिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पोएम, यानी कविता लिखने के समय जो कवि था वो कहाँ बैठा हुआ था, या कहाँ बैठा हुआ है? इन हिज रूम, अपने रूम में, इन द हॉस्टल ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, या इन अ चर्च यार्ड, चर्च में, अथवा इन अ रूइंड बिल्डिंग, यानी गिरी हुई बिल्डिंग में। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्तों यहाँ पर? इन अ चर्च यार्ड। जी हाँ, चर्च में बैठा हुआ था, उसी की बात कविता में लिखी भी गई है, यानी चर्च के बारे में, जो पुअर फार्मर्स थे विलेज के, गांव के, और उनको वहाँ पर दफन किया गया था चर्च में, उनकी जो कब्रें बनी हुई थी, तो उन्हीं के बारे में इस पोएम को अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से, तो उसके बारे में आप जानते होंगे कि उस कविता में क्या चीज़ लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है दोस्तों, यानी चर्च यार्ड में लिखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द एलगी ग्रे मॉर्स द डेथ ऑफ। जी हाँ, इस कविता जो एलगी है इस कविता में ग्रे साहब जो हैं वो किसकी मृत्यु पर विलाप करते हैं, किसकी मृत्यु पर मौन करते हैं, किसकी मृत्यु पर विलाप करते हैं? तो द एंसेंट किंग, यानी किसी प्राचीन राजा के, या लॉर्ड्स के, या पुअर विलेजर्स, या अपने पेरेंट्स के। तो यहाँ पर दोस्तों अभी ऊपर आपको बताया गया, ऊपर के क्वेश्चन में, कि किसके बारे में कविता लिखी गई है, तो आप वैसे ही बता सकते हैं, द पुअर विलेजर्स। जी हाँ, जो गरीब गांव वाले थे, बेचारे गांव वाले, उन्हीं के बारे में ये विलाप करते हैं उनकी मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेयर इज द एलगी फिनिश्ड, यानी एलगी कहाँ फिनिश होती है, समाप्त होती है? तो स्टॉक पॉगेज, लंदन, बाथ, अथवा वेस्टमिनिस्टर एबे। जी हाँ, वेस्टमिनिस्टर एबे, तो यहाँ पर फिनिश होती है, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आपका है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जी हाँ, स्टॉक पॉगेज पर ये फिनिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है ऑल द स्टेंजा इन द पोएम कंसिस्ट ऑफ, यानी जो पोएम के सारे स्टेंजाज हैं वो कितनी लाइन उसमें होती हैं, कितनी लाइन की स्टेंजा हैं, जो आपके पद्यांश हैं वो कितने लाइन्स के हैं, छंद कितने लाइन के हैं? तो 4 लाइन्स ईच, यानी प्रत्येक 4 लाइन का, 8 लाइन का, 6 लाइन का, या 10 लाइन का। तो आंसर नंबर दोस्तों इसमें कौन सा सही है? बी वाला, यानी प्रत्येक इस कविता की प्रत्येक छंद है, प्रत्येक स्टेंजा जो है वो कितने लाइन में है? 8 लाइन में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच बर्ड इज मेंशन्ड इन द पोयम, यानी इस कविता में जो कंट्री वो एलगी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, जो ये कविता आपकी है, तो इस कविता में किस वर्ड के बारे में बताया गया, किस वर्ड का मेंशन किया गया है, वर्णन किया गया है? तो द स्काईलार्क, द नाइटिंगल, द स्वान एंड आउल, एन आउल। जी हाँ, तो आंसर नंबर डी यहाँ पर सही है, एन आउल यानी उल्लू के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोयम एंड्स विथ, पोयम समाप्त होती है किसके साथ? एन एपीटैफ के साथ, प्रोलॉग के साथ, एपीलॉग के साथ, या आप प्रेयर के साथ? तो दोस्तों ये किसके साथ समाप्त होती है? एन एपीटैफ के साथ समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोर्स में रिलेटेड, ये फटाफट देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, टू व्हिच एज डज वर्ड्सवर्थ बिलोंग? जी हाँ, वर्ड्सवर्थ के बारे में क्वेश्चन आ गया दोस्तों। वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में, बहुत ही फेमस आपके पोएट हैं वर्ड्सवर्थ साहब। तो टू व्हिच एज डज वर्ड्सवर्थ बिलोंग, यानी वर्ड्सवर्थ साहब किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज, या रोमांटिक एज? चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर सही होगा आपका डी, यानी रोमांटिक एज। यानी वर्ड्सवर्थ साहब एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, यानी ये एक रोमांटिक पोएट हैं और रोमांटिक एज से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अ पोएट इज वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ जो हैं किस तरह के कवि हैं? अ पोएट ऑफ लव, प्रेम के कवि हैं। पोएट ऑफ डेथ, मृत्यु के कवि हैं, यानी मृत्यु के बारे में ज़्यादा वर्णन करते हैं। पोएट ऑफ सारो, बहुत ही दुखद घटना का वर्णन करते हैं, दुख के बारे में बताते हैं। पोएट ऑफ नेचर, प्रकृति के कवि हैं। तो किसके कवि हैं दोस्तों? बहुत ही फेमस, इनके बारे में सारे लोग जानते हैं वर्ड्सवर्थ साहब किसके कवि हैं? अ पोएट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। जिस तरह हिंदी में सुमित्रानंद पंत को जाना जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में, सुमित्रानंद पंत को जाना जाता है, ठीक उसी तरह अंग्रेजी में अ पोएट ऑफ नेचर के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज पैगान? जी हाँ, पैगान कौन है? तो वन हु लव्स द सी, यानी जो समुद्र से प्रेम करते हैं। वन हु लव्स द मून, जो चंद्रमा से प्रेम करते हैं। या वन हु सीज द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स इन नेचर, यानी जो प्रकृति में नेचर में, प्रकृति में ईश्वर को देखते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं, उनकी उपस्थिति को देखते हैं। अथवा वन हु लव्स मनी, या जो पैसे से प्रेम करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? पैगान कौन है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये ऑप्शन आपका सी सही होगा, कि जो क्या करते हैं, प्रकृति में देवी देवताओं की उपस्थिति को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज ट्राइटन? जी हाँ, ट्राइटन कौन है? तो ये गॉड ऑफ मनी, पैसे के देवता हैं। अ सी गॉड, समुद्र के देवता। या निम्फ, या एन एरियल स्पिरिट? तो कौन है ये ट्राइटन, कौन है दोस्तों? तो ये यहाँ पर बी वाला आपका सही होगा, यानी सी गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डज द फ्रेज गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन? यानी गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यानी प्राप्त करना और खर्च करना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, या वास्टिंग मनी है, या इन्वेस्टिंग सेविंग है, या विड्रॉविंग मनी है? तो कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज प्रोटियस? जी हाँ, प्रोटियस कौन है? ए सी निम्फ है, या ये सी मॉन्स्टर है, या ये सी रेप्टाइल हैं, या सी बीड है? तो कौन सही है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, वो बी सही होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए सी मॉन्स्टर, यानी एक समुद्री राक्षस के रूप में प्रोटियस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हिच कलेक्शन ऑफ पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द
कोलेबोरेशन विथ कोलेराइज। जी हाँ, कोलेराइज साहब के साथ उन्होंने उनके सहयोग से कौन सा पहला जो पोयम था, मतलब पहली कविताओं की श्रृंखला जो थी, कलेक्शन जो था, पहली बार कौन सी कविता की श्रृंखला पब्लिश की गई थी वर्ड्सवर्थ साहब द्वारा। तो आंसर 4 ऑप्शन दिया गया आंसर में, देखिए लिरिकल बालार्ड्स, द प्रील्यूड, या टिंटर नेवी, या एजुकेशन ऑफ नेचर। तो चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? आप जानते होंगे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, लिरिकल बालार्ड्स। जी हाँ, लिरिकल बालार्ड का पब्लिकेशन जो है कोलेराइज के साथ मिलकर वर्ड्सवर्थ साहब ने किया था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब किया था, तो 1798 ईस्वी में पहली बार लिरिकल बालार्ड्स का जो प्रकाशन हुआ था 1798 ईस्वी में हुआ था, जनवरी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ हिज सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। जी हाँ, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस जो एक कविता है, सोनेट है, ये आपके कोर्स में आपको पढ़ना है इसके बारे में। यही पोएम जो है वर्ड्सवर्थ साहब की आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो इसका पूछ रहा है कि थीम क्या है, इसका मेन विषय जो है वो क्या है? ट्रू लव है, लव ऑफ नेचर है, या अगलीनेस ऑफ मटेरियलिज्म है, या द मोरल फॉल ऑफ मैन है। तो चारों में से दोस्तों कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, अगलीनेस ऑफ मटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच वर्ड्स फ्रॉम इज यूज्ड अ पोएम द वर्ड टू मच विथ अस। जी हाँ, ये जो ये पोएम आपकी है द वर्ड इज टू मच विथ अस, ये जो है किस प्रकार की कविता में, किस प्रकार के छंद में, किस प्रकार के कविता के फार्म में लिखी गई है, पोएम के फार्म में लिखी गई है? तो ओड है, सोनेट है, बालार्ड है, एलोगोरी है। तो ये क्या चीज़ है ये आपको बताना है। तो अभी अभी दोस्तों ऊपर ये बताया गया है, ऊपर के क्वेश्चन से आप पता कर सकते हैं कि द थीम इज़ द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो ये क्या है? आपकी सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन्स हैव। यानी नीचे लिखी हुई जो लाइनें हैं उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब दोस्तों आप समझते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। तो कौन सा अलंकार नीचे की लाइन में है? तो द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, इसमें बताइए सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, या एलिट्रेशन है। सिमली यानी उपमा है, मेटाफर यानी रूपक है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण है, या एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें आपका सी यानी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार है। जी हाँ, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। सी को एक मनुष्य के रूप में प्रेजेंट किया गया, सी का मतलब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये कि हु इज द ऑथर ऑफ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कीट्स, शैली, कोलेराइज, या बायरन। तो चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? बहुत ही फेमस ऑड है ये, किसकी? कीट्स आपकी। जी हाँ, जॉन कीट्स की ये सबसे फेमस कविता है, बहुत ज़्यादा फेमस कविता है दोस्तों, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। यही कविता जो है वो आपके कोर्स में इंक्लूड है, इसी को आपको पढ़ना है। तो ये कीट्स आपकी है, जाने रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न रिटन। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जो है ये कब लिखी गई है? 1818 यानी 1818 में, 1819 यानी 1819 में, 1817 1817 में, या 1822 यानी 1822 में। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? चारों में से आपका बी वाला ऑप्शन सही है, 1819 यानी 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न पब्लिश्ड, यानी ये पब्लिश कब की गई है कविता? तो 1820 में, 1818 या 1819 या 1815 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। 18 यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में था 1819 में लिखी गई, और 1820 में यानी 1820 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु हैड इंट्रोड्यूस द अर्न टू कीट्स। यानी अर्न को कीट्स से, मतलब कीट्स से कौन इंट्रोड्यूस कराता है, उसका परिचय कौन देता है? तो सीले
ये शैली लिखा हुआ है, शैली, लाइटन या हाइडन या बायरन, चारों में से कौन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी हेडन जो है वही जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्न रिप्रेजेंट्स डॉट डॉट किया गया है, यानी इसमें चारों में से एक भरना है आपको। कल्चर, यानी अर्न जो है, अर्न अर्न का मतलब दोस्तों कलश होता है, कलश या सुराही ऐसे। तो ये अर्न जो है वो किस चीज़, किस कल्चर को रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करता है, किस कल्चर के बारे में ये बताता है? ग्रीक, रोमन, हिंदी अथवा रसियन। तो चारों में से कौन सा सही है दोस्तों आपका? चारों में से आपका कौन सा सही है? ये नंबर सही है, यानी ग्रीक कल्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द अर्न बिलोंग टू, अर्न किससे बिलोंग करती है? क्वीन एलिजाबेथ से, शेक्सपियर से, या लॉर्ड हॉलैंड से, या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन से। तो चारों में से दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, यानी लॉर्ड हॉलैंड से ये बिलोंग करती है अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अनरेबिस्ड ब्राइड इन द पोएम? जी हाँ, पोएम में अनरेबिस्ड ब्राइड कौन है? तो कीट्स बिलव्ड, द अर्न, द मैडन ऑन द अर्न, या नन। चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो चारों में से बी सही है, यानी बी को ही अनरेबिस्ड ब्राइड के रूप में प्रस्तुत किया है कीट्स साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड सिल्वन मीन्स? सिल्वन का मतलब क्या है दोस्तों? इस वर्ड का मतलब क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीक, अर्बन, रूरल या नन। यानी व्हाट डज द वर्ड सिल्वन मीन, इसका मतलब क्या है? तो चारों में से सही है दोस्तों सी, यानी रूरल का मतलब ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज टेम्प? टेम्प क्या चीज़ है? टेम्पल है, टाउन है, रिवर है, या है वेल इन थेसले। जी हाँ, चारों में से कौन सा सही है ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों? तो चारों में से आपका ये ऑप्शन सही है कि ये क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर डी सही है, वेल इन थेसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज आर्कैडी? जी हाँ, आर्कैडी क्या चीज़ है? नेम ऑफ अ वाइन, या एन आइडियल पेस्टोरल कंट्री इन क्लासिकल लिटरेचर, या अ फॉरेस्ट, या अ माउंटेन। जी हाँ, नेम ऑफ वाइन किसी शराब का नाम है, या आइडियल पेस्टोरल कंट्री है, एक आदर्श पेस्टोरल शहर है, देश है, क्लासिकल इन क्लासिकल लिटरेचर यानी शास्त्रीय साहित्य में, या किसी जंगल का नाम है, या किसी माउंटेन का, किसी पर्वत का नाम है। तो चारों में से दोस्तों बी वाला आपका सही है, एन आइडियल पेस्टोरल कंट्री इन क्लासिकल लिटरेचर। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके थे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये काम ना भूलें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलने में देरी होगी। तो वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र प्राप्त करने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।